नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के कानपुर में पिछले 5 दिनों से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की एक बड़ी रेड चल रही है। सराफा कारोबारियों के ठिकानों पर पड़ी इस रेड में 1500 करोड़ रुपए की हेराफेरी का शक है। अभी तक बड़ी मात्रा में कैश और गोल्ड भी बरामद हो चुका है और रेड अभी भी जारी है। ब्लैक मनी का बड़ा खेल। कानपुर में सबसे बड़ी रेड। 12 किलो काला सोना, 100 फाइल, 1500 करोड़ का खेल। कानपुर में इनकम टैक्स विभाग की टीम एक बड़ी रेड पिछले 5 दिनों से लगातार कर रही है। एक साथ कई सर्राफा कारोबारियों के ठिकानों पर टीम ने छापेमारी शुरू की थी, जिसे अब 5 दिन बीत चुके हैं और हर दिन कोई न कोई बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। दिल्ली से लेकर कानपुर तक फैले टैक्स चोरी के इस जाल में न सिर्फ छोटे कर्मचारियों को मोहरा बनाकर फर्मों ने टैक्स की लूट की, बल्कि अब जो खबर आ रही है उसके मुताबिक एक ऐसी फर्म के जरिए करोड़ों रुपए का सोना खरीदा गया जो लंबे वक्त से निष्क्रिय पड़ी है। कर अपवंचना की सूचना पर इनकम टैक्स की टीम ने आज से 5 दिन पहले छापेमारी की शुरुआत की। कानपुर के बिराना रोड, सिविल लाइंस, नयागंज और चौक में ज्वेलरी कारोबार से जुड़े लोगों के यहाँ छापेमारी की शुरुआत हुई। ताबड़तोड़ छापेमारी की कार्रवाई में एक साथ कई जगह छापेमारी चल गई। लगभग 125 से ज्यादा इसमें कर्मी इनकम टैक्स के लगे हुए हैं। अगर हम सूत्रों की माने तो 1500 करोड़ का फिलहाल मामला अभी सामने आया है। सोना कारोबारियों के दफ्तरों, घर और दूसरे ठिकानों पर बंद दरवाजों के पीछे आयकर विभाग की टीमें पड़ताल में जुटी हैं। खबर है कि करीब 100 फाइल ऐसी हैं जिनमें किसी बड़े टैक्स स्कैम के राज छिपे हैं। ये फाइलें अब इनकम टैक्स की टीम के हाथों में पहुंच चुकी है और लगातार छानबीन जारी है। उधर टीम ने 5 दिनों की छापेमारी में अभी तक करीब 12 किलोग्राम तक सोना जब्त किया है। इस सोने की कीमत तो करोड़ों रुपए में है ही, बल्कि शातिर टैक्स चोरों ने ये काला सोना छिपाने के लिए कारों का भी इस्तेमाल किया। एक लग्जरी कार के फ्लोर मैट के नीचे से भी भारी मात्रा में गोल्ड रिकवर हुआ है। इसके अलावा खबर है कि करीब 12 करोड़ रुपए का कैश भी इनकम टैक्स की टीम ने रिकवर किया है। इन सब के बीच 10 करोड़ का कैश मिला है, तो वहीं कार की सीट के अंदर से 12 किलो करीब सोना मिला है। इन सब के अलावा अभी भी इनकम टैक्स के अधिकारियों को ये क्लू मिला है कि अभी तमाम चीजें और हो सकती हैं। इन सब के बीच वेइंग मशीन को भी लगाया गया ताकि जो ज्वेलरी शॉप में सोने की बात आ रही तो ज्वेलरी को वेट कराया जा रहा है और एक एक करके उनके तौल के आधार पर उसके अमाउंट को एसेस किया जा रहा है। और इसके अलावा 100 से ज्यादा फाइलों को इनकम टैक्स ने अपने कब्जे में लिया है। इस सेक्शन में सोना और कैश के अलावा 1500 करोड़ के फर्जी बिल भी हाथ लगे हैं। इन फर्जी बिलों के जरिए टैक्स चोरी किया जा रहा था। हैरान करने वाली बात यह है कि जिन लोगों के नाम पर ये बिल बनाए जा रहे थे उनमें से एक शख्स पेशे से ड्राइवर है। उसके नाम पर करीब 200 करोड़ के जेवर लिए गए हैं और बिल में ये दिखाया गया है कि शख्स ने करीब 200 करोड़ के गहने खरीदे हैं। अब जब ये जांच समाप्त होगी तब जाके पता चलेगा कि आखिर इन ज्वेलरी शॉप और इनसे जुड़े हुए लोगों ने कितने करोड़ की कर अपवंचना की है। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। और अब बात एक ऐसे गैंग की होगी जिसने भारत में नई डी कंपनी पैदा होने की आहट दे दी है। कभी दाऊद जैसा खतरा भारत के लिए था, आज वैसा ही खूंखार गैंग लॉरेंस बिश्नोई बन चुका है। 70-80 के दशक में जो गलती देश की तमाम सुरक्षा एजेंसियों ने की थी, उस गलती के चलते मुंबई की गलियों का एक गुंडा दाऊद इब्राहिम देखते ही देखते अंडरवर्ल्ड का डॉन बन गया। इस बार सुरक्षा एजेंसियां तो चौकन्नी हैं, फिर भी क्या देश में नया दाऊद पैदा हो रहा है? क्या लॉरेंस ने नई डी कंपनी बना ली है? देखिए कितना खूंखार है लॉरेंस गैंग। भारत में पैदा हो रहा है नया दाऊद इब्राहिम।
हिंदुस्तान में तैयार हो रही है नई डी कंपनी। दाऊद इब्राहिम की राह पर लॉरेंस बिश्नोई। 80 के दशक में जो गलती देश की तमाम सुरक्षा एजेंसियों ने की थी, उस गलती को अब दोहराने की कोई गुंजाइश नहीं है। तब 70-80 के दशक में मुंबई की गलियों का एक गुंडा दाऊद इब्राहिम देखते ही देखते गैंगस्टर बन गया। खुद की डी कंपनी बना ली और आतंकी संगठनों के नेटवर्क की मदद से मोस्ट वांटेड आतंकी बन गया। मुंबई के अंडरवर्ल्ड में इतना कुछ बदल गया, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों को कानो कान भनक तक नहीं लगी। 93 में जब दाऊद ने मुंबई को गहरा जख्म दिया, तब तमाम एजेंसियां नींद से जागी, लेकिन तब तक दाऊद इब्राहिम उनकी पहुंच से बहुत दूर जा चुका था और आज तक भारतीय एजेंसियों की पहुंच से दूर ही है। अब उसी राह पर हिंदुस्तान का एक नया डॉन चल पड़ा है। नाम है लॉरेंस बिश्नोई। लॉरेंस बिश्नोई भले ही दाऊद के नक्शे कदम पर चल पड़ा हो, लेकिन उसकी हसरतें, उसके मंसूबे और उसकी हर चाल को हिंदुस्तान की एक जांच एजेंसी बखूबी समझ चुकी है। नाम है NIA यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। NIA ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के मॉड्यूल की बारीकी से पड़ताल की, जिसके बाद इस जांच एजेंसी के भी कान खड़े हो गए। दाऊद की तरह एक बड़ा खतरा साफ नजर आने लगा, जिसे पूरी तरह जड़े जमाने से पहले ही उखाड़ फेंकने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। सोच रहे होंगे दाऊद इब्राहिम अब तक सुरक्षा एजेंसियों के हाथ नहीं लगा, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई तो पंजाब की भटिंडा जेल में बंद है। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि जेल में बंद एक कैदी अपना इतना बड़ा गैंग कैसे चला सकता है। पूरे उत्तर भारत में लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने अपनी जड़ें जमा रखी हैं और इसका जवाब है गोल्डी बरार। इस गैंग की सबसे ज्यादा चर्चा मूसेवाला हत्याकांड में हुई। तभी से NIA ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग की कुंडली पढ़नी शुरू की और अब NIA ने अपनी चार्जशीट में इस गैंग के बारे में बहुत बड़ा पर्दाफाश किया है। गैंगस्टर टेरर केस में NIA ने जो हाल ही में अपनी चार्जशीट दाखिल की है, उसमें खुलासा किया है कि कैसे लॉरेंस बिश्नोई क्राइम सिंडिकेट, लॉरेंस बिश्नोई टेरर सिंडिकेट पूरे उत्तर भारत में अपने पैर पसार चुका है। ठीक वैसे ही जैसे 90 के दशक में दाऊद इब्राहिम ने छोटे मोटे अपराध कर अपनी डी कंपनी तैयार की, उस दौरान उसने एक्सटॉर्शन, जबरन उगाही, ड्रग्स और स्मगलिंग के धंधे से डी कंपनी को खड़ा किया। उसी तर्ज पर आज लॉरेंस बिश्नोई का जो क्राइम सिंडिकेट है वो पूरे भारत में फैल चुका है। डी कंपनी आज भी भारत के लिए नासूर बनी हुई है। दाऊद इब्राहिम और उसकी डी कंपनी की तरह ही बिश्नोई गैंग ने भी छोटे मोटे अपराध से ही जरायम की दुनिया में खून से अपने हाथ रंगे। उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई की हसरतें बढ़ती गईं। उसने जल्द ही खुद का अपना गैंग खड़ा कर लिया, जिसका नाम रखा लॉरेंस बिश्नोई गैंग। NIA के मुताबिक कभी बिश्नोई का गैंग सिर्फ पंजाब तक सीमित था, लेकिन उसने अपने शातिर दिमाग और अपने करीबी गोल्डी बराड़ के साथ मिलकर आज समूचे नॉर्थ इंडिया में अपने गैंग की जड़ें जमा ली है। लॉरेंस बिश्नोई का नेटवर्क पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और झारखंड तक पहुंच चुका है। इन दिनों लॉरेंस बिश्नोई पंजाब की भटिंडा जेल में बंद है, लेकिन उसका करीबी दोस्त और भारत से लेकर कनाडा तक मोस्ट वांटेड सतविंदर सिंह उर्फ गोल्डी बराड़ उसका गैंग ऑपरेट कर रहा है। आज बिश्नोई गैंग में 700 से ज्यादा शूटर हैं, जिनमें से 300 शूटर पंजाब से जुड़े हैं। गोल्डी बराड़ ने लॉरेंस बिश्नोई को सोशल मीडिया पर अपराधियों के बीच हीरो बनाया। उसकी पेशी पर आते जाते वीडियो बनाकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड किए गए। इस तरह से अंडरवर्ल्ड में लॉरेंस गैंग का खूब प्रचार प्रसार किया गया। इस गैंग का स्लोगन है जय बलकारी। बिश्नोई गैंग ने साल 2020-21 तक करोड़ों रुपए एक्सटॉर्शन के जरिए कमाए और वो पैसा हवाला के जरिए गोल्डी बराड़ को कनाडा भेजा, जहां से वो हथियारों की खेप भारत में लॉरेंस बिश्नोई गैंग को डिलीवर करता रहा।
एनआईए ने लॉरेंस गैंग के पूरे मॉड्यूल का पर्दाफाश कर दिया और ये भी पता लगा लिया है कि ये गैंग कैसे युवाओं को बरगलाकर उनके हाथों में पिस्तौल थमाता है और अपराधी बनाकर अपने गैंग में शामिल कर लेता है। एनआईए के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई गैंग सोशल मीडिया और अलग अलग पैतरों से देश के नौजवानों को अपने गैंग में शामिल कर रहा है, खासतौर पर पंजाब। जी हां, पंजाब के नौजवानों में विदेश जाने का क्रेज बढ़ रहा है और इसी का फायदा लॉरेंस बिश्नोई क्राइम सिंडिकेट उठा रहा है और उन्हें कनाडा और कई दूसरे देशों को भेजने के नाम पर अपने गैंग में रिक्रूट कर रहा है। एनआईए के मुताबिक पाकिस्तान में बैठा खालिस्तान का आतंकी हरविंदर सिंह रिंदा बिश्नोई गैंग के शूटरों का इस्तेमाल पंजाब में टारगेट किलिंग और आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दिलवाने में करता है। एनआईए ने कुछ दिनों पहले ही लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़ समेत कुल 16 गैंगस्टरों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें ये बड़ा पर्दाफाश हुआ है। सूखे और प्रदूषण की समस्या से निजात दिलाने की मुहिम में एक अहम कामयाबी हासिल की गई है। कानपुर आईआईटी की रिसर्च टीम ने क्लाउड सीडिंग के जरिए कृत्रिम बारिश के इस प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक हासिल किया है। यानी अब जब जरूरत पड़े तब बारिश कराई जा सकती है। इस रिपोर्ट को आप देखिए। अब सूखा कोई समस्या नहीं, अब प्रदूषण कोई परेशानी नहीं। कानपुर आईआईटी की टीम का कमाल, बटन दबाते ही बरसेंगे बादल। आईआईटी कानपुर को सफलता हाथ लगी है। एक प्रोजेक्ट जिसे क्लाउड सीडिंग कहते हैं, 2017 में इसकी शुरुआत की गई थी, मगर इसको अब सफलता मिली। अगर बात की जाए, डीजीसीए ने भी इसको अप्रूवल दिया। 5000 फीट की ऊंचाई पर ट्रायल किया गया था, जो सक्सेसफुल रहा। कानपुर आईआईटी के छात्रों और प्रोफेसर्स की एक रिसर्च टीम ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। प्रदूषण और सूखे की समस्या का एक साथ हल निकालने की इस कामयाबी को बड़ा कदम माना जा रहा है। इस टीम ने क्लाउड सीडिंग के जरिए कृत्रिम बारिश करने की प्रक्रिया में सफलता हासिल की है। इसमें हमारे पास जो सेस्ना एयरक्राफ्ट है, इसमें एक क्लाउड सीडिंग का अटैचमेंट लगा के फ्लाइट की गई और फ्लाइट के दौरान क्लाउड सीडिंग के लिए एक फ्लेयर्स का प्रयोग होता है, उसको फायर भी किया गया और जो कि पूरा सक्सेसफुल हुआ। डीजीसीए अप्रूवल के बाद इस टीम ने 5000 फीट की ऊंचाई पर जाकर क्लाउड सीडिंग की प्रक्रिया को अंजाम दिया। ये प्रोजेक्ट साल 2017 में शुरू किया गया था, लेकिन कोरोना संकट के दौरान ये काम अधर में लटक गया। अब रिसर्च टीम ने इसे पूरा कर लिया है। प्लेन में क्लाउड सीडिंग अटैचमेंट के जरिए बादलों को कृत्रिम बारिश के लिए तैयार किया गया, जिसके बाद फौरन उस पूरे इलाके में अगले 15 मिनट तक बारिश होती रही। ये एक्सपेरिमेंट क्योंकि सक्सेसफुल रहा है, इसका अर्थ यह है कि यदि भविष्य में क्लाउड सीडिंग की आवश्यकता पड़ी तो हमारे पास इस पूरा तैयारी रहेगी कि इसका हम प्रयास कर सकें। इसके लिए हम पिछले कई सालों से प्रयासरत हैं। अमेरिका से स्पेशल इंस्ट्रूमेंट अटैचमेंट्स भी मंगवाए गए, जो कि कोविड के कारण 2 सालों तक नहीं आ पाए। अब जाके हमने उन इंस्ट्रूमेंट्स को, अटैचमेंट्स को लगा भी लिया है। डीजीसीए की क्लियरेंस भी मिल गई है इसको करने के लिए और हम पहली फ्लाइट सक्सेसफुल हो पाई है। इससे पहले चीन भी इस प्रक्रिया में कामयाबी हासिल कर चुका है। भारत में इस प्रोजेक्ट की सफलता के बाद अब शहरों में अचानक बढ़े प्रदूषण को नियंत्रित करने, स्मॉग की समस्या को हल करने में कृत्रिम बारिश का सहारा लिया जा सकेगा। साथ ही बुंदेलखंड जैसे इलाके जहां आम तौर पर औसत से कम बारिश होती है या फिर कई बार सूखे की स्थिति भी पैदा हो जाती है, वहां के किसानों के लिए इस प्रक्रिया से काफी राहत दी जा सकती है। इससे कृत्रिम बारिश में जो किसानों को कहीं ना कहीं राहत मिलेगी, तो वहीं प्रदूषण के लेवल को भी एक कम करेगा। यानी आईआईटी कानपुर अब एक ऐसी चीज पेश करने जा रहा है बहुत जल्द, जो चीन के बाद पहली बार भारत में, वो भी आईआईटी कानपुर में। क्या है क्लाउड सीडिंग?
कृत्रिम बारिश कराने की प्रक्रिया। 5000 फीट पर बादलों में छोड़ा जाता है केमिकल। प्लेन में अटैचमेंट लगाकर केमिकल स्प्रे होता है। इलाके की पहचान कर क्लाउड सीडिंग, सूखी बर्फ, नमक, सिल्वर, आयोडाइड का इस्तेमाल, कभी भी कहीं भी बारिश कराई जा सकती है। इस प्रोजेक्ट के बाद से आईआईटी के छात्र और प्रोफेसर अतो उत्साहित हैं। जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। आगे बढ़ते हैं। मुंबई के नेता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर में आज का दिन खास रहा। इस सेंटर में 3400 अंडर प्रिविलेज बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए इंटरनेशनल ब्रॉडवे म्यूजिकल द साउंड ऑफ म्यूजिक का आयोजन किया गया। इस शो को रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने बच्चों को समर्पित किया। इस खास शो को देखने के लिए मुंबई के अलग अलग इलाकों से वंचित बच्चों को बुलाया गया, जिसमें दिव्यांग बच्चे भी शामिल थे। एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर ऑल की ओर से समर्थित 18 गैर सरकारी संगठनों के साथ साथ रिलायंस के कर्मचारी और स्वयंसेवकों ने भी इस पहल को सफल बनाने में योगदान दिया है। एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर ऑल कार्यक्रम के माध्यम से रिलायंस फाउंडेशन सालों से शिक्षा और खेल कार्यक्रमों का समर्थन करता आया है। यह विशेष शो बच्चों को प्रेरित करने के लिए रिलायंस फाउंडेशन का एक और प्रयास है। इस साल मई में द साउंड ऑफ म्यूजिक की द ग्रैंड थिएटर में 8 हफ्ते के ऐतिहासिक प्रदर्शन के साथ शुरुआत हुई थी। ये एशिया में अब तक का सबसे लंबा और देश में पहला शो है, जिसमें आखिरी 2 शो वंचित बच्चों को समर्पित किए गए थे। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ये है न्यूज़ 18 नेटवर्क।